Jai Hind aspirants, welcome to the second part of our chapter that is matter around us pure. So अभी तक हमने देखा था प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के कुछ दो टाइप देखे थे, दैट इज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. आई होप आपने रिवाइज किया होगा. और इस पार्ट में हम क्या कवर करेंगे कि सेपरेशन मेथड्स. अभी जो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होगी, तो कौन कौन से प्रोसेस से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, तो इसी चीज को हम स्टडी करेंगे इस पार्ट में, दैट इज सेपरेशन मेथड. सो पहले, और मेरी प्रोसेस क्या रहेगी इसको एक्सप्लेन करने की, पहले तो मैं आपको प्रोसेस की प्रिंसिपल बताऊंगा कि किस प्रिंसिपल पे वो प्रोसेस वर्क करती है, और कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. राइट. तो पहले आप देखिए हेट्रोजेनियस मिक्सचर. अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से. क्यों? क्योंकि जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर रहते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो इतनी यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते जितनी कि हमारे सॉल्यूशन में या फिर होमोजेनियस मिक्सचर में रहते हैं. राइट. तो फिर सिंपल फिजिकल मेथड से हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. जैसे कि हैंड पिक, तो फिर कंकड़ को निकालने के लिए हम सिंपल अपने हैंड का यूज करेंगे, तो इसको कहते हैं हैंड पिकिंग. जैसे कि फिल्ट्रेशन, अभी अगर चाय में से पत्ते को होगा तो फिर हम फिल्ट्रेशन पेपर का यूज करेंगे, उस चीज को कहते हैं फिल्ट्रेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिंपल फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. लेकिन ऐसे कुछ मिक्सचर्स रहते हैं, जैसे आपने देखा कोलेट देखा, और फिर कुछ होमोजेनियस मिक्सचर हो गया कि सॉल्यूशन. इनको सेपरेट करने के लिए हमें कुछ फिजिकल या फिर कुछ केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है. तो हम वो देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट से हमारी इवापोरेशन. अब इवापोरेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट्स दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. मतलब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर जो वोलेटाइल कंपाउंड्स है, मतलब जो सॉल्वेंट है जो डिसॉल्व कर रहा है सोल्यूट को, उससे वो सेपरेट करती है सोल्यूट से. राइट. तो ये हमारी इवापोरेशन. सिंपली आप देखिए, अगर आपको सॉल्ट चाहिए सॉल्ट वाटर से, तो आप क्या करोगे? आप वाटर को इवापोरेट करोगे, मतलब आप वाटर को हीट दोगे. राइट. और जब आप वाटर को हीट करोगे तो फिर वाटर इवापोरेट हो जाएगा और नीचे सॉलिड फॉर्मेट में हमारा साल्ट हमें मिल जाएगा. तो इसी इवापोरेशन का यूज करके हम कॉमन सॉल्ट हम निकाल सकते हैं फ्रॉम सी वाटर या फिर सॉल्टी वाटर से. और वो इंक में क्या रहता है? डाई एंड वाटर. अभी जब आप वाटर को हीट करोगे तो फिर वाटर इवापोरेट हो जाएगा और नीचे सॉलिड के फॉर्मेट में क्या बचेगा? सिर्फ डाई. तो इवापोरेशन का यूज करके हम इंक को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम डाई. ठीक है. तो ये तो सिंपल इवापोरेशन प्रोसेस है. अभी सेंट्रीफ्यूगेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था अबाउट कोलाइड्स. अभी कोलाइड्स के पार्टिकल्स छोटे रहते हैं, स्मॉल साइज के रहते. राइट. तो फिर वही स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को जो कि लिक्विड में डिसॉल्व रहते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं. राइट. और इसका प्रिंसिपल क्या है? द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली. मतलब जब आप किसी चीज को रैपिडली स्पन करते हो, मतलब इसे मिक्स करते हो, राइट, इन दिस फॉर्मेट रैपिडली, तो क्या होता है, जो डेंस पार्टिकल रहते, जो मास में थोड़ा हेवी रहते, वो बॉटम में चले जाते, और जो लाइटर पार्टिकल रहते वो ऊपर जाते. तो फिर वो जो लाइटर पार्टिकल है जो ऊपर आ चुके हैं उसे हम हाथ से निकल लेते, और जो डेंसर पार्टिकल है जो कि हमें चाहिए थे वो नीचे रह जाते. का यूज कहाँ पे करते हैं हम? यूज इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. मतलब ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं, जिससे जो ब्लड यूज इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. आपने देखा होगा जब आप क्रीम को रैपिडली स्पन करते हो तो फिर उससे हमें बटर मिल जाता है. नेक्स्ट यूज है सेंट्रीफ्यूगेशन का, दैट इज इन वॉशिंग मशीन. अभी वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जब इसे आप रैपिडली स्पन करते हो, आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में कपड़े इस मोशन में घूमते रहते हैं, तो जब जोर जोर से घूमते हैं तो क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं वो वेट क्लॉथ से स्क्वीज आउट हो जाते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन. अभी सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था. सब्लिमेशन क्या रहता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट. राइट. मतलब सीधा हम सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज. इसका एग्जांपल क्या क्या थे? कपूर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, अमोनियम क्लोराइड, और फिर और एक था ड्राई आइस. राइट. आई होप आपको याद होगा ड्राई, इसी चीज को हम क्या कहते थे? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. अभी क्रोमेटोग्राफी वर्क कैसे करती है? मोर सोल्यूबल कंपोनेंट राइजेस फास्टर. मतलब जो कंपोनेंट सबसे सोल्यूबल होगा मिक्सचर में या फिर उस सॉल्यूशन में, वो सबसे ज्यादा ऊपर आएगा, मतलब वो सबसे ज्यादा फास्ट रेज करेगा. एक ग्राफ रहता है, ग्राफ पे सबसे ज्यादा फास्ट रेजिंग दिखाएगा. तो जब वो जितना ज्यादा फास्ट रेज करेगा हम तब उनको सेपरेट कर लेंगे उस सॉल्यूशन से. तो फिर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं हम टू सेपरेट कलर्स इन डाई, या फिर पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, या फिर ड्रग्स फ्रॉम दी ब्लड्स. हम
क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। फर्स्ट ये समझे इमिसिबल क्या रहते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स न रहते, जैसे कि आपने देखा होगा ऑयल एंड वाटर का, ऑयल ऊपर रहता है वाटर नीचे रहता है, तो हम इजीली उसे सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। इसका प्रिंसिपल क्या है, इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज। अभी डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज वी सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर होगा, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और फ्रॉम इट्स ओर। मतलब अगर हमें तो मिसिबल लिक्विड्स हो, अभी मिसिबल मतलब जो कि मिक्स हो कम्प्लीटली, जैसे कि अगर मैं कहूँ अल्कोहल इन वाटर, राइट, या फिर डिस्टिल वाटर हो गया, राइट, तो फिर इस चीज को हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड। अब ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो गए आपस में, राइट, तो फिर इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स, मतलब कि जो से लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स हो, दैट बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में आप लिख लीजिए मोर देन 25 केल्विन का डिफरेंस हो, तो आप इजीली उन्हें बॉईल करके या फिर हीट करके आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, बॉईल विदाउट डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोज ना हो जाए, राइट। जैसे कि आप, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। जैसे कि अगर आपको अल्कोहल को प्योर करना हो तो आप क्या करेंगे, आप वाटर को, जो अल्कोहल मिक्स है वाटर में, वाटर को हीट देंगे, तो फिर जब वाटर को हीट दोगे आप, तो फिर अल्कोहल, अभी अल्कोहल एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, राइट। अभी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बाद में सेपरेट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वी सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स, राइट। और एग्जांपल है अगर डिस्टिल वाटर का, डिसैलिनेशन में क्या है कि सलाइन वाटर, राइट, ठीक है, सलाइन वाटर निकलना फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये थी हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस। लेकिन ये किसके लिए थी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो पर 25 केल्विन से, लेकिन फॉर व्हाट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो, तो उनके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या रहता है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ट्यूब रहती है जिसके अंदर के सेपरेट होते रहते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रहते। जब उन्हें हमें सेपरेट करना होगा तो फिर आपने देखा होगा कि अगर सपोज ये ट्यूब है, इसके अंदर ऑयल भी है, केरोसिन भी है, या फिर पेट्रोल भी है और डीजल भी है, तो फिर इन्हें हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो फिर इन्हें सेपरेट करने के लिए हम तो पहले इन्हें हीट करेंगे। अभी इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन है, मतलब आपस में जो डिफरेंस है पेट्रोल का और डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट है और इनका जो बीच में जो डिफरेंस है वो लेस देन 25 केल्विन है। केल्विन किसका यूनिट है, टेम्परेचर का, राइट। अगर वो डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो तो फिर इसको हम सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। और एक एग्जांपल है एसीटोन एंड अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर लेते हैं। आपको एयर में से गैसेस को सेपरेट करना है तो फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। अब इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, देखो ये है अगर एयर, अभी एयर में से हमें कोई गैसेस का सेपरेट करना है तो फिर पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उस एयर को कंप्रेस करना पड़ेगा और फिर कूल करना पड़ेगा। और हम कैसे करेंगे, उसको प्रेशर बढ़ा के एंड टेम्परेचर डिक्रीज करके। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स है वो आपस आने लगेगी, क्लोज क्लोज आएगी। और टेम्परेचर कम करने की वजह से जो कि मूवमेंट रहती है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होगी, और जितनी ज़्यादा वो कम होगी उतनी ज़्यादा उन्हें हेल्प मिलेगी और आपस में आने के लिए, जिससे कि वो लिक्विड फॉर्मेट में आ जाए। तो फिर उससे क्या होगा, लिक्विड फॉर्मेट में एयर आ जाएगी। देन आफ्टर कमिंग इन लिक्विड फॉर्मेट वी विल अलो टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। एक कॉलम रहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, उसमें हम स्लोली उसे हीट करेंगे। अभी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा जल्दी सेपरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर गैसेस, राइट। सो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो जल्दी सेपरेट हो जाएगा। तो फिर ये थी हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिससे कि हमने एयर में से गैसेस को सेपरेट करना सीखा। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। नाउ क्रिस्टलाइजेशन का हम कहाँ पे यूज करते हैं, टू प्यूरिफाई सॉलिड, किसी सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए, टू सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में से जो उसके क्रिस्टल है सॉलिड के, उस क्रिस्टल में से प्योर सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अभी ये क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक, राइट, ये आप याद रखिए। अब इसे एग्जांपल क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट देन वी गेट फ्रॉम सी वाटर। अभी सी वाटर में से
अगर हमें सॉल्ट निकलना है तो हम इवापोरेशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही अगर यहाँ पे मैंने क्या कहा, बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते, जो सॉल्ट के क्रिस्टल है वो हमें बहुत अच्छे से मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू इवापोरेशन फ्रॉम द सी वाटर, राइट। और एक क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम विच इम्प्योर सैंपल्स, मतलब जो इम्प्योर सैंपल्स है किसी क्रिस्टल की या फिर किसी भी सब्सटेंस की, तो उसे सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करेंगे। सिंपल क्या है, टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। सो ये थे हमारे सेपरेशन मेथड्स। नाउ अभी हम पढ़ेंगे अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो पहले आप ये समझिए फिजिकल प्रोसेस क्या रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर हो गया, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, या फिर किसी चीज़ का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब जो चीज़ें ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में जहाँ पे केमिकल रिएक्शन का यूज हो रहा है या फिर वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे होता है केमिकल चेंज। और ये रहती है हमारी केमिकल प्रोसेस। नाउ क्या डिफरेंस रहता है फिजिकल चेंज में एंड केमिकल चेंज में, मतलब कौन सी प्रोसेस या फिर कौन से चेंजेस फिजिकल रहते हैं या फिर कौन से चेंजेस केमिकल रहते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो जो फिजिकल चेंजेस रहते हैं वो रिवर्सिबल रहते हैं। वो कैसे, अगर मैं आपको कहूँ अगर आप आइस को मेल्ट कर देते हो और फिर मैं आपसे कहूँ कि आप ही जो आपने आइस मेल्ट किया है अभी वाटर में जाएगा आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो क्या फिर अभी उस वाटर से आप फिर से आइस बना सकते हो, राइट, उसे फ्रीज करने के बाद। या फिर क्या हो रहा है, आप आइस को मेल्ट कर रहे हो, मतलब आइस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर से लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे ऑर्डर रिवर्सिबल है। तो इस चीज को हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज है। आप सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर लेते हो और अगर मैं आपको कहूँ अभी मुझे फिर से सॉल्ट चाहिए इस सॉल्ट वाटर में से, तो फिर आप क्या करोगे, उसे सिंपली इवापोरेट करोगे जिससे वाटर चला जाएगा और फिर से आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, रिवर्स, इस प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है। तो फिर इन नेचर is known as physical changes, right? Now let's see about the chemical changes. Now chemical changes is bring change in the chemical properties of matter and we get new substance. मतलब जब हम केमिकल प्रोसेस करते हैं तो फिर हमें कुछ नया सब्सटेंस मिल जाता है और जो हमें जो नया सब्सटेंस मिलता है उनकी प्रॉपर्टीज जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूज किए उस कंपाउंड को बनाने के लिए उनसे अलग होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज हो रहा है। कहाँ पे रहता है, वो इरिवर्सिबल रहता है। वो कैसे, अगर मैं आपको कहूँ आप किसी पेपर को जला दो, ठीक है, और अगर मैं आपको फिर से कहूँ अभी जो आपने पेपर जलाया है मुझे फिर से पेपर बना के दो, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मुझे फिर से पेपर बना के दोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, यहाँ पे हम प्रोसेस का रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल, और ये एक याद रखे, अगर आप किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो तो फिर वो केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे कि और एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर, मतलब पे बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इज अ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अभी वो कैसे, अभी देखो जब कैंडल बर्न होगी, बर्निंग क्या रहती है, केमिकल चेंज, राइट। जब बर्न होगी उससे क्या वैक्स बनेगा, लेकिन क्या हमें फिर से जो वैक्स बनाए आफ्टर बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या मैं फिर से वो वैक्स यूज करके फिर से कैंडल बना सकता हूँ, राइट। तो इसी वजह से बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नाउ अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। सो पहले एलिमेंट क्या रहते हैं, एलिमेंट्स आर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिससे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स लास्ट स्टेज ऑफ डिवाइडिंग, राइट। एंड एलिमेंट्स कंटेन यूनिक एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर एटम्स। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स है। और जिनके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हो गए दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इस चीज को हम कहते हैं एलिमेंट। एंड कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है वो देखते हैं। सो पहले हम डेफिनेशन देखते रीड करके हमें क्या समझ में आता है। तो मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, मतलब 2 और 2 से ज्यादा एटम्स जो कि केमिकली बॉन्डेड है ये आपस में, उसी ग्रुप को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और कंपाउंड क्या है, फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम्स एंड एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर केमिकली। अभी आप कहोगे डेफिनेशन में तो पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स भी वही है एंड कंपाउंड भी वही है, लेकिन डिफरेंस पता है क्या है, डिफरेंस है जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स कैन बी इधर होमोन्यूक्लियस और हेट्रोन्यूक्लियस। अब होमोन्यूक्लियस मतलब सिमिलरिटी, कुछ तो यूनिफॉर्मिटी, और हेट्रोन्यूक्लियस मतलब कुछ तो डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पे सिमिलर 2 एटम मिलकर एक ऑक्सीजन मिला रहे, यहाँ पर सिमिलर ऑक्सीजन के 3 एटम आ रहे और ओजोन बना रहे, यहाँ पर सिमिलर
3 नाइट्रोजन के एटम आ रहे हैं और नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं। और हेटेरोन्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एटम आके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे। यहाँ पे एक सोडियम का एंड एक क्लोरीन का एटम आके एक NaCl का मॉलिक्यूल बना रहे। तो ये रहते हैं हमारे मॉलिक्यूल। लेकिन कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड आर ऑलवेज हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, मतलब कंपाउंड में हमेशा अलग अलग डिफरेंट एटम्स आके एक कंपाउंड बनेगा। जैसे कि देखो हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फेट के 4 एटम आके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे, तो ये क्या होगा, कंपाउंड होगा H2SO4। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम एंड क्लोरीन का एक एटम मिलाकर एक पूरा एक कंपाउंड बना रहे, दैट इज HCl। मतलब सीधे सीधे अगर मैं आपको कहूँ कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंपाउंड। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे होमोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं और हेटेरोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड सिर्फ हेटेरोन्यूक्लियस रहते हैं, जहाँ पर अलग अलग एटम आकर कंपाउंड बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम आकर भी मिल सकते हैं और डिफरेंट आकर भी मिल सकते हैं। आई होप कि आपका अभी डाउट क्लियर हो चुका होगा बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। सो मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स है आर नॉट केमिकली बॉन्डेड एंड नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन। और वही अगर कंपाउंड में जो पार्टिकल्स है दे आर केमिकली बॉन्डेड इन फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे कि वाटर में ऑलवेज हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। और यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग एटम मिलकर एक कंपाउंड बना रहे, तो ये कौन सा हो गया, हेटेरोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल से हम इसे कंपाउंड कह रहे हैं, राइट। और इनका प्रोपोर्शन ऑलवेज फिक्स रहेगा। लेकिन वही यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है जो हम पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे किसी सॉल्यूशन में, वो फिक्स न रहेगा। अगर डिफरेंस नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है, दे कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। मतलब अगर मैं कहूँ अगर मुझे गेहूं में से कुछ कंकड़ निकालना है तो फिर मुझे हैंड पिकिंग यूज करनी पड़ेगी, जिससे कि वो फिजिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस का यूज हो रहा है हैंड पिकिंग में टू सेपरेट मिक्सचर्स। लेकिन कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हमें किसी केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। फिजिकल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल कि आप पानी लो और हाइड्रोजन के एटम को सेपरेट कर लो और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल फिजिकली। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट है मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो आपने मिक्सचर बनाया है, अभी मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट है, जैसे कि मैंने अभी मिट्टी ली और वाटर लिया, अभी मिट्टी एंड वाटर के जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज मिक्सचर शो करेंगे। लेकिन ये समझिए जो कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है एंड जो वाटर है, अभी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग है एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग है, राइट। लेकिन जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलाकर हम एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होगी हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। तो ये है कंपाउंड्स। और मिक्सचर की सेम प्रॉपर्टीज रहती है जो कि इसके कंस्टिट्यूएंट के। एग्जांपल्स मड इन वाटर, एयर, एलॉय, राइट। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एलॉय क्या है, कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है। और कंपाउंड के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिए, दैट इज NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सो ये था